हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का थर्ड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ चेक करी थी। मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, और वो आपस में कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। लास्ट में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स और मेटल्स आपस में कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नॉन मेटल उसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। इस कारण वो दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बना देते हैं। और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको सोडियम आयन बन जाता है। क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और उस इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण वो क्लोरीन आयन बन जाता है। ये बन गया हमारा कैटायन और ये बन गया एनायन। ये दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं NaCl। और ऐसे ही कंपाउंड्स को जिसके अंदर दो आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, ऐसे आयंस को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयंस इन्वॉल्व है यहाँ पर, इसलिए उनको आयनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं हम। तो इन आयनिक कंपाउंड्स की थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। वो सॉलिड होते हैं देखने में, पिलपिले या फिर पाउडर्ड नहीं होते, या लिक्विड नहीं होते, या गैसियस फॉर्म में नहीं होते। वो सॉलिड होते हैं पाउडर की तरह, जैसे आपका नमक होता है। और जैसे सोडियम क्लोराइड नमक होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये जो है आयनिक कंपाउंड्स जो कि सॉलिड होते हैं फिजिकली। दूसरा पॉइंट है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है नॉर्मली। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की आपस की अट्रैक्शन है, उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। और ज़्यादा हीट देनी पड़ती है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इनका। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है। ठीक। तीसरा है इसका कि सोल्यूबिलिटी। तो अगर हम इनका सोल्यूशन बनाएं पानी में, केरोसिन में या फिर पेट्रोल में, तो हम देखेंगे कि ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में तो खुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन या फिर पेट्रोल में नहीं घुलते। तो इनकी सोल्यूबिलिटी होती है वाटर में, यानी एक्वा सोल्यूशन बना लेते हैं ये। ठीक, सोल्यूबिलिटी होती है। दूसरा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। सॉलिड मतलब अगर हम रोड बना दें इनकी, NaCl की एक रोड बनाएं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करें तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस जो है उसकी बॉडी में मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स हैं एक जगह पर। हम अगर इनको मेल्ट कर दें या एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में ले आएं और फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये मेल्ट रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, तो इनके अंदर जो कैटायंस और एनायंस है वो आप मूव कर सकते हैं बॉडी के अंदर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। और वैसे ही जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे, तो भी इनके अंदर आयंस जो है वो फ्री होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स हैं, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं हमारी आयनिक कंपाउंड्स की, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो कहानी में क्या है कि हमारे मोहल्ले में एक आदमी आया, एक हॉकर आया। हॉकर जो लेडीज का सामान बेचता है ना, वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश एंड छोटे मोटे गहने वगैरह जो नकली होते हैं, वो आया। वो नीचे मैंने देखा वो बेच रहा था सामान, लेडीज सामान उससे ले रही थी। तो उनकी बात हुई उससे, तो उसने कहा कि मैं जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं या तो जेवर हैं सोने या चांदी के, उनको साफ भी कर सकता हूँ, मैं साफ भी करता हूँ उनको। तो आपको अगर कोई सोने का चांदी का जेवर साफ कराना है तो आप मेरे पास ले आइए, मैं उसको साफ कर दूंगा अगर वो काला पड़ गया है तो। लेडीज़ की टेंडेंसी तो आपको पता ही है क्या होती है। तो उन्होंने क्या किया, उसको कुछ अपने ऑर्नामेंट्स ला कर दिए कि तुम इसको साफ कर दो। तो उसने क्या किया कि एक लिक्विड निकाला, एक लिक्विड बनाया और उस लिक्विड के अंदर
ऑर्नामेंट्स को ऐसे थोड़ा डुबाया, ऐसे ऐसे डालकर लिक्विड्स को पानी में डालकर साफ करने लगा, उस लिक्विड में डालकर ऑर्नामेंट्स को साफ करने लगा। तो ऑर्नामेंट्स तो बिल्कुल चमक गए, बिल्कुल चमकीले हो गए। तो लेडीज तो बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छा हुआ है, तो हमें सुनार के पास नहीं जाना पड़ा इसको साफ कराने के लिए, आपने ही साफ कर दिया। वो उस टाइम तो कहानी खत्म हो गई, लेडीज वर हैप्पी। बाद में जब वो उन ऑर्नामेंट्स को सुनार के पास लेके गए और उसने उनको वेट किया, तो उन्होंने पाया कि उसका वेट पहले से कम हो गया है। अब वो बहुत हैरान कि वो वेट कम कैसे हो गया। तब उन्होंने सुनार को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, एक हॉकर आया था, उसने ऐसे बोला, तो हमने उसको दिए अपने ऑर्नामेंट्स और उसने उनको साफ कर दिया, चमका दिया। तब उसने बताया कि वो जो हॉकर था वो ऑनेस्ट नहीं था, वो बेईमान था। उसने क्या किया, उस लिक्विड के अंदर जब आपका वो ऑर्नामेंट डाला उसने, तो उस ऑर्नामेंट में से कुछ मेटल उस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, राइट। यानी कि सोना या चांदी के जो ऑर्नामेंट थे उसमें से कुछ सोना या चांदी उस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया। यानी उन ऑर्नामेंट्स में से वो थोड़ा सोना और चांदी लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, ऊपर की लेयर उसमें से डिसॉल्व हो गई, तो नीचे की जो शाइनिंग लेयर थी वो आ गई। अब सवाल ये उठता है कि वो लिक्विड कौन सा था जिसमें उसने उन सोने के जेवरों को डुबाया तो सोना उस लिक्विड में घुल गया। तो यहाँ पर इस कहानी को सुनाने का मोटिव यही है कि आपको उस लिक्विड के बारे में बताना। वो लिक्विड क्या था? वो लिक्विड जो हम जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उस लिक्विड का नाम था एक्वा रीजिया। उस लिक्विड का नाम था एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है? एक्वा रीजिया को हम रॉयल लिक्विड भी बोलते हैं। रॉयल क्यों? क्योंकि ये सोने को और चांदी को आपस में अपने में घोल लेता है, सोल्यूबल है इसके अंदर। कैसे? और ये बनता कैसे है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HNO3, नाइट्रिक एसिड, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, राइट, और ये नाइट्रिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया या लिक्विड रॉयल। रॉयल लिक्विड बोलते हैं उसको। कैसे? 3:1 में अगर 3 लीटर HCl प्लस 1 लीटर HNO3 को मिलाएं, यानी कि 3:1, HCl 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम HNO3, इनको अगर हम मिलाएं कंसंट्रेटेड एसिड को, तो जो लिक्विड बनेगा वो होगा एक्वा रीजिया। और वो इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विड होता है कि सोना उसमें घुल जाता है, गोल्ड उसमें घुल जाता है हल्के से। तो अगर जैसे ही उस हॉकर ने वो ऑर्नामेंट्स को उस लिक्विड में डाला, तो उसकी ऊपर की परत उस लिक्विड में घुल गई, तो नीचे की शाइनिंग परत के कारण वो चमकने लगे, जो उन लेडीज को बहुत अच्छे लगे। तो इन हॉकर से बचकर रहना है ऐसी चीज़ों से। और हमने इस लिक्विड के बारे में भी पढ़ लिया कि एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया होता है HCl और HNO3 का मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन रेशो 3:1, 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HNO3, राइट। ये एक्वा रीजिया। चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमने एक्वा रीजिया के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो चैप्टर का है वो हमारा है कि हम मेटल्स या नॉन मेटल्स को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ से निकालते हैं, कैसे मिलता है हमें वो मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो अर्थ की ऊपर की लेयर है, ये तो पता है ना आपको, हमारी अर्थ की 3 लेयर है। अर्थ मेंटल, अर्थ का सबसे ऊपर का लेयर क्रस्ट, उससे नीचे मेंटल, उससे नीचे कोर। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है अर्थ क्रस्ट की, क्रस्ट बोलते हैं उसको, अर्थ का क्रस्ट, वो करीब करीब 40 किलोमीटर मोटा है। 40 किलोमीटर खुदाई करेंगे तब मेंटल लेयर निकलेगी। तो ऊपर की जो 40 किलोमीटर मोटी जो परत है उसको क्रस्ट बोलते हैं। वो क्रस्ट में क्या है? सॉलिड है सब कुछ, मिट्टी जैसा बहुत कुछ होता है, चट्टानें होती हैं, पत्थर होता है।
तो अर्थ की क्रस्ट में जो ऊपर जो मिट्टी जैसी चीजें हैं, सारी की सारी कंकड़ पत्थर चट्टाने, इस क्रस्ट में हमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं उस क्रस्ट के अंदर। और उस क्रस्ट में जो सारा का सारा क्रस्ट है ऊपर का, उसमें से हम कुछ मेटल्स को निकाल सकते हैं। कुछ मेटल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, जिंक, कॉपर, टिन, ये उसमें होता है। अब उस में हर क्रस्ट में हर जगह ये मेटल्स हैं, लेकिन उस जगह पर जहाँ जहाँ ये मेटल्स, हमें पता चलता है कि यहाँ यहाँ मेटल्स हैं, इस जगह पर, इस क्रस्ट में, इस मिट्टी में ये मेटल है, तो हम उसको बोल देते हैं मिनरल्स। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? अर्थ की क्रस्ट में जहाँ पर हमें मेटल्स मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, जहाँ पर मेटल्स की अधिकता है, कोई भी मेटल, एक दो तीन मेटल्स, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इसकी अधिकता है, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल्स। अब उसके अंदर है तो वो मेटल, लेकिन हम उसमें से निकालें कैसे? कुछ जगहों पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेटल ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि एक जगह पर गए हम, वहां पर कई मिट्टी, हमने वहां की मिट्टी उठाई, जो वहां पे सारा का सारा कंकड़ पत्थर था, मिट्टी उठाई, हमने देखा, हमने स्टडी किया उसको, तो उसमें क्या है, बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन कोई भी एक मेटल ज्यादा मात्रा में नहीं है। और दूसरी जगह गए हम, वहां पर हमने देखा, वहां की मिट्टी को भी स्टडी किया हमने, और हमने ये पाया कि वहां पर उस मिट्टी के अंदर आयरन जो है वो ज्यादा मात्रा में है। तो मिनरल तो वो भी है जहां पर सारे के सारे मेटल बराबर मात्रा में है, मिनरल वो भी है जहां पर सारे के सारे एक मेटल ज्यादा मात्रा में है, बाकी मेटल कम मात्रा में है। राइट, तो वो सब मिनरल्स हैं, लेकिन जिस मिनरल में से हम किसी एक मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है वहां पर, उस मिनरल को हम कहते हैं ओर। उस मिनरल को हम कहते हैं ओर। यानी कि मिनरल्स तो वो सब है जहां पर मेटल्स पाए जाते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पर मेटल्स, कई सारे मेटल्स है उसके अंदर। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर एक पर्टिकुलर मेटल जो है वो ज्यादा मात्रा में है, और हम उसको उसमें से निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली मतलब उसमें वो ज्यादा मात्रा में है, और हम अलग अलग केमिकल मेथड्स लगाकर उसमें से वो मेटल निकाल लेंगे, और वो मेटल प्रॉफिटेबली निकल जाएगा। कम हमें उसमें एनर्जी रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, उससे वो मेटल हमें मिल जाएगा। तो उस मिनरल को हम बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं उसको? ओर। अब मिनरल्स मालूम चल गया हमें, और मिनरल्स के अंदर ओर किसको कहते हैं हम, वो मालूम चल गया। तो मिनरल, ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर से हम मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओर है वो, ORE, ओर। राइट, अब उस ओर में क्या होता है, जब कहीं से हमने मिट्टी उठाई, उसमें देखा कि हाँ बहुत सारे, इसमें एक मेटल अधिक है, उसमें से निकाल सकते हैं, बट मिट्टी तो है उसमें, मिट्टी है, सैंड है, कंकड़ पत्थर है, उनको तो हटाना पड़ेगा। वो जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर और जो सैंड है उसमें, उसको हमें पहले वॉश करना पड़ेगा। अब वॉश करने के, वो जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर और सैंड है सारा का सारा ओर में, उसको हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। वो गैंग, गैंग नहीं जो चार लोग मिलकर एक गैंग बनाए किसी को मारने जाते हैं, गैंग, GAUNGE, गैंग। तो हमने क्या पढ़ा? मिनरल, उसके बाद हमने पढ़ा और, उसके बाद हमने पढ़ा गैंग, GAUNGE। गैंग होता है कि ओर के अंदर जो मिट्टी, सैंड, कंकड़ पत्थर, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो मेटल नहीं है, जो पर्टिकुलर मेटल हमने उसमें से निकालना है, उसके अलावा जो भी उसके अंदर मिला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? गैंग है वो। क्या है वो? गैंग। तो जो हम वहां से खोद के लाते हैं मिट्टी को, मिट्टी का जो जो भी हमने और को हम खोद के लाए किसी जगह से, अब उसके अंदर बहुत मिट्टी, कंकड़ पत्थर है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोल देते हैं। जो मिट्टी, कंकड़ पत्थर, सॉइल वगैरह, सैंड वगैरह जो भी है उसमें अंदर, वो उसको हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स है। गैंग पार्टिकल्स को हम हटाएंगे, फिर उस देखेंगे कि वो जो हमारा और बचा, उस और में और भी कुछ है क्या उस मेटल के अलावा जो हमें चाहिए, जो ज्यादा मात्रा में, उसके अलावा भी दूसरे मेटल्स भी होंगे, दूसरी इंप्योरिटीज भी होंगे, जो कि सैंड, मेटल और कंकड़ पत्थर नहीं है। तो हमें अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी कि मेटल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और वो उसके साथ जो है दूसरा मेटल, दूसरा नॉन मेटल या दूसरी कोई भी चीज़ है, उसकी क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसके हिसाब से हमें फिजिकल और केमिकल मेथड लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हम उसमें से मेटल को निकाल सकें, और ऐसा निकाल सके कि उसको यूज कर सके हम कुछ और बनाने में। अब
जो भी फिजिकल और केमिकल मेथड्स हम लगाते हैं उनको मिलाकर हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है कि ओर में से मेटल को निकालना अलग अलग केमिकल या फिजिकल मेथड्स लगाकर। और कौन कौन से केमिकल या फिजिकल मेथड किस ओर पर लगेंगे वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ओर है, उसमें जो गैंग है उसकी कैसी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज है उसकी कैसी प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या मेथड लगाएंगे, कौन सा केमिकल मेथड लगाकर इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा, मिनरल्स सब जगह पाए जाते हैं जिसमें थोड़ा बहुत भी मेटल है कोई, उसमें से किसी जगह पर किसी एक मेटल की अधिकता ज्यादा होगी तो उसको हम बोलते हैं और, कि एक पर्टिकुलर मेटल इसमें से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, तो उसको हम बोलते हैं और। जब और को लेके आते हैं तो और के अंदर बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग पार्टिकल्स। अब गैंग पार्टिकल्स को निकालना और मेटल के अंदर जो दूसरी प्योरिटीज है उसको हटाना, ये सारे के सारे केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स। प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल दोनों हो सकते हैं, तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, राइट। अब हम देखते हैं आगे कि कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो जब हम ओर्स को खोद के खदान में से लेके आते हैं फैक्ट्री में, जब ओर ले आए हम, उसमें बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर है, सब कोई उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा ऐसे अभी ये क्या उठा के ले आए, मिट्टी है बहुत सारी है तो खाली कंकड़ पत्थर है इसमें। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर, अब केमिकली हमने स्टडी किया तो हमें पता है कि उसके अंदर कोई मेटल है जिसको हम निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली और उसका हम यूज कर सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, दूसरी चीजें बना सकते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब जब हम उसको लेके आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उसमें गैंग पार्टिकल्स जो हमें दिख रहे हैं उनको हटाना। अब गैंग पार्टिकल्स हटाने के लिए अलग अलग मेथड लगाते हैं हम। क्या क्या मेथड है वो, तीन चार आपके जो सिलेबस में है वही मैं आपको बताता हूँ ज्यादातर। अब जो मेथड हम लगाएंगे वो इस पर किसी भी और पर हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है कि उस और में से किस मेटल को हमने निकालना है, उसकी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि हम कौन सा मेथड लगाएं इन गैंग पार्टिकल्स को उसमें से अलग करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला, सबसे दूसरा और तीसरा, ज्यादातर तीन मेथड है आपके सिलेबस में। सबसे पहला प्रोसेस होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन से आप जानते हैं मैग्नेट काम आ रही है यहाँ पर। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि कुछ मिला हुआ है आपस में, उसके ऊपर मैग्नेट ऐसे ऐसे फिराएंगे तो जो मैग्नेटिक होगा, जो मैग्नेट से चिपकने वाला होगा वो मैग्नेट से चिपक जाएगा और जो बाकी जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएगी। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पर ये मेथड हम तभी लगा सकते हैं अगर गैंग पार्टिकल्स या फिर जो और है जिस मेटल को हम निकालना चाहते हैं दोनों में से एक जो है वो मैग्नेटिक होना चाहिए, दोनों में से किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और अलग हो जाए, है कि नहीं। तो ये तभी लगा सकते हैं हम जहां पर और में या जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, राइट। तो ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर आयरन या कोबाल्ट या निकल, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले मेटल हैं। तो इसलिए जब हम इन मेटल्स के ओर्स को प्योरीफाई करना चाहते हैं या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जब हम गैंग पार्टिकल्स को निकालते हैं और में से तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन, की ओर्स को एनरिच कर रहे हैं, जो गैंग पार्टिकल्स उससे हटा रहे हैं। क्या इतना सारा हम लेके आए हैं ओर्स तो उसमें से इतना बचेगा हमारे पास एनरिच करने के बाद जिसके अंदर एक्चुअली मेटल है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन उस ओर में लगाएंगे जिसके अंदर से हमें आयरन या कोबाल्ट या निकल निकालना है, राइट। दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग।
हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है कि हम ओर को निकाल के लाए, उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है ना, और ना तो गैंग में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और ना ही उस मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसको हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको मिट्टी को धोएंगे पानी से, उसके ऊपर पानी डालेंगे बहुत सारा, क्या होगा उससे मिट्टी और रेत वगैरह जो है वो बह जाएगी और जो बच जाएंगे वो सिर्फ मेटल के ओर्स होंगे प्योर, जिसको हमने एनरिच कर दिया, गैंग पार्टिकल्स को हटा दिया उसके अंदर से हमने। तो वो हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहाँ पर क्या होता है, ज्यादातर क्या करते हैं हम टिन के लिए या लेड मेटल के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड लगाते हैं एनरिचमेंट में। अभी हम फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं, गैंग को लेके आए हम, गैंग में से हमने उसमें से ओर को लेके आए हम और उसमें से गैंग पार्टिकल्स को हटाने की हम देख रहे हैं कि किस चीज का ओर है, गैंग कैसा है, कौन सा मेथड लगाए हैं हम उसमें एनरिचमेंट के लिए या कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट क्या हुआ, कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट वो प्रोसेस है, द प्रोसेस थ्रू विच वी रिमूव द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर में से गैंग पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं ताकि जो एनरिच्ड ओर है उसमें से हम मेटल को निकाल पाए। वो बाद के प्रोसेस है कि कैसे निकालेंगे, अभी तो हम गैंग पार्टिकल्स को ही हटा रहे हैं, तो हटो पहले, राइट। उसके बाद ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। उसके बाद हमारा होता है एक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ बोलते हैं, फ्रोथ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ओर्स को एक पानी में डालते हैं, सारे ओर्स को जितना भी ओर लेके आए हैं उसको एक बड़े कंटेनर में डालते हैं, उसमें कुछ ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल बोलते हैं ज़्यादातर केस में, पाइन ऑयल डालते हैं, उसमें ऑयल डाल दिया और फिर उसको मिक्स करते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल के। उस मिक्स करने से क्या होता है कि वो जो ओर है मेटल वाला और जो गैंग पार्टिकल्स हैं, गैंग पार्टिकल्स जो है वो पानी से भीग जाते हैं, ठीक। और जो ओर के पार्टिकल्स हैं, ओर वाले जो ओर जिसके अंदर मेटल है, वो तेल जो पाइन ऑयल डाला हमने उससे चिपक जाते हैं, उससे भीग जाते हैं, ठीक है। पाइन ऑयल पानी के अंदर डाला और उसमें ओर को घोल दिया। अब क्या करते हैं, जैसे कि आपने कभी स्ट्रॉ लेके पानी में डाल के फूंक मारी होगी तो उसमें बबल्स बनते हैं ना, या जैसे कि कभी साबुन वाला पानी लो और उसमें स्ट्रॉ लेके फूंक मारो तो बबल्स बन जाते हैं, झाग बन जाता है। वो झाग जो होता है, झाग, उसको हम बोलते हैं फ्रोथ, उसको हम बोलते हैं फ्रोथ। तो हमने क्या किया, ओर को पानी में घोला, उसमें ऑयल डाला, उसको मिक्स किया, मिक्स करने से ओर जो है वो ऑयल पार्टिकल्स के साथ चिपक गया, जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो पानी के साथ चिपक गए, पानी के साथ नीचे पड़े हुए हैं, सब आपस में पड़े हुए मिक्स करके। अब हमने क्या किया, एक दो चार पाइप डाले उसमें और बहुत तेजी से उसमें हवा ब्लो करी, राइट। तो हवा ब्लो करने से क्या हुआ, उसमें झाग बना, क्योंकि ऑयल डाला हुआ है तो उसमें फ्रोथ बना, फ्रोथ। तो फ्रोथ, क्योंकि ऑयल के कारण फ्रोथ बना। अब ऑयल से कौन चिपका हुआ था, और पार्टिकल्स, तो फ्रोथ बन के जब ऊपर आया ऑयल तो वो और पार्टिकल्स उसके साथ ऊपर आ गए झाग की फॉर्म में, झाग के साथ चिपके हुए। हमने उस झाग को अलग कर लिया और नीचे क्या बच गया, गैंग पार्टिकल्स जो कि ऑयल से नहीं चिपके थे, राइट। तो इस मेथड से हमने ओर्स को गैंग पार्टिकल से अलग कर लिया। यहां पर हम कॉपर को या फिर जिंक को निकालने के लिए ओर में से ये मेथड लगाते हैं उसके अंदर, जो कि ज्यादातर अपने क्या होता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। जो ये ओर्स होते हैं वो सल्फर से जुड़े हुए होते हैं, सल्फर इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो हमने देखा तीन हमने मेथड लगाए, एनरिचमेंट के लिए या फिर हम जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन के लिए, जिसमें हम गैंग पार्टिकल्स को हटाते हैं। तीन मेथड लगाए हमने यहाँ पर, वो भी डिपेंड करता है कि ओर्स की या मिनरल्स की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये हमें याद रखना है। मैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग, तीसरा फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इनके एग्जांपल जरूर याद रखना है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन, कोबाल्ट, निकल, और हाइड्रोलिक वॉशिंग में टिन और लेड, और फ्लोथ फ्लोटेशन में कॉपर एंड जिंक। इनको हम ज़्यादातर यूज करते हैं ये मेथड अलग अलग निकालने के लिए। अब जो हमने ओर को एनरिच कर लिया, उसको कंसंट्रेट कर लिया, अब जो हमारे पास और बचा जिसमें कि गैंग पार्टिकल्स नहीं है, अब उसके अंदर वो जो मेटल है वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा पड़ा हुआ, उसको निकालने के भी अलग अलग मेथड लगाने पड़ते हैं हमें। देखो, अब
प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, और लेके अब और आ गया हमारे पास, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, और आ गया। और जब हम लेके आते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको कंसंट्रेट किया, कंसंट्रेट या एनरिच किया। एनरिच कैसे किया, हमने आपको बताया मैग्नेटिक सेपरेशन से, हाइड्रोलिक वॉशिंग से, या फिर फ्लोटेशन मेथड से हमने उसको एनरिच कर लिया। एनरिच करने के बाद हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो हम और जिस और को लेके आए हैं उसमें से कौन सा मेटल हमें निकालना है। अब हमने यहाँ पर काम आती है वो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी इसी चैप्टर की। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक जाते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, बीच वाला थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, और नीचे वाले बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, राइट। यहाँ पर अब वो रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी। हम देखेंगे कौन सा मेटल निकाल रहे हैं, कौन सा मेटल उस ओर में से निकालना है हमें, और वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर है, सबसे नीचे है, बीच में है, या ऊपर वाले पार्ट में है, राइट। इसी पर डिपेंड करेगा कि हम किस मेथड से उसको निकालेंगे और में से, राइट। तो हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऊपर से सबसे पहले और को हमने कंसंट्रेट कर लिया, ठीक। कंसंट्रेट करने के बाद देखेंगे हम कि वो हाई रिएक्टिव मेटल है, वो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, या वो लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक। अब हम चेक कर लिया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों इसलिए करना पड़ता है हमें, क्योंकि मेटल जो है नेचर में, जो हम मेटल ओर को लेके आए, मेटल के ओर को, उसके अंदर मेटल ऐसे भी नहीं मिल जाता हमें, क्योंकि मेटल रिएक्टिव होते हैं। वो पड़े हुए अर्थ की क्रस्ट में, तो हवा में ऑक्सीजन तो बहुत सारी है, हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, वो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ऑक्साइड्स। या फिर हवा में सल्फर है, मिट्टी में सल्फर है, सल्फर से रिएक्ट कर लेते हैं, वो सल्फाइड्स बना लेते हैं। सल्फाइड बोले तो, ऑक्साइड बोले तो, जैसे पढ़ा है ना आपने, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन ऑक्साइड, या फिर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम के साथ जुड़ा हुआ है तो पोटाशियम ऑक्साइड, या फिर मरकरी के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है तो मरकरिक सल्फाइड। अब ये जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, या फिर कार्बोनेट, ZnCO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो मेटल अकेले नहीं होते, और में जो होते हैं वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, कंपाउंड्स की फॉर्म में। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से मेटल को निकालना पड़ेगा, और अलग अलग जो केमिकल मेथड हम लगाएंगे यहाँ पर, उसको हम उसी मेथड, उसको लगाने के मेथड डिपेंड करता है कि कौन सा और हम निकालना है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मेटल हमें निकालना है उसमें से। अब उस मेटल की जो रिएक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, राइट। अगर वो ऐसा मेटल है जो कि सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, सबसे नीचे कौन होता है, गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये मेटल जो हैं बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो जब भी पड़े रहेंगे अर्थ की क्रस्ट में, तो अर्थ की क्रस्ट के सल्फर से, अर्थ या हवा की ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्ट करेंगे, अकेले ही पड़े रहेंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ना तो ऑक्साइड बनाएंगे ना सल्फाइड बनाएंगे, राइट। जो सबसे नीचे वाले मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, 4-5 मेटल जो हैं, तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो मेटल हैं उनको देखते हैं हम कि वो कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 है, एक लो रिएक्टिविटी मेटल, एक लो रिएक्टिविटी मेटल, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल, और हाई रिएक्टिविटी मेटल। लो यानी सबसे नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, उससे ऊपर मीडियम रिएक्टिविटी, और सबसे ऊपर हाई रिएक्टिविटी मेटल। लो रिएक्टिविटी मेटल क्योंकि किसी और दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता या बहुत कम करता है, या कभी कंबाइन हो भी गया है उसके साथ किसी कंडीशन में, तो उसको उससे अलग करना आसान होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं है दूसरे एलिमेंट के लिए उसके पास। अगर वो उससे किसी से कंबाइंड है भी तो वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जो है, ये ज़्यादातर नीचे रिएक्टिविटी सिस्टम से नीचे हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन कॉपर और सिल्वर जो है, कई बार क्या होता है, कुछ जगहों पर कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड बना के रखते हैं, उनके सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स बने होते हैं,
सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स, तो उसमें से उसको निकालना बड़ा आसान होता है, इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी से छोड़ देगा, उससे रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है नहीं, वो उसे जल्दी से हम थोड़े से मेथड से ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन अलग कर लेंगे, सल्फाइड्स में से सल्फर अलग कर लेंगे, तो वो मेटल हमें मिल जाएगा। यही करना है ना हमें, ये सल्फाइड की फॉर्म में तो सल्फर को अलग करना है, मेटल रह जाएगा, ऑक्साइड्स में तो ऑक्सीजन को अलग करना है, मेटल रह जाएगा, यही करना है हमें। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे मेटल हैं वो या तो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे हमें, कि अभी हमने गैंग को अलग किया, गैंग अलग किया, देखा अरे सोना है, उसमें कुछ दूसरा कुछ उसमें इम्प्योरिटीज हैं, लेकिन सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिल गए। लेकिन ऐसा कभी आयरन के केस में या जिंक के केस में नहीं होगा कि आयरन मिल गया, जिंक मिल गया ना, सोना मिल जाएगा, क्योंकि सोना किसी से रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो हम उसमें से मिट्टी को वॉश करेंगे तो उसमें अगर सोने का ओर है, उसमें सोना है, तो हमें दिख जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल सोने के। तो वहां पर क्यों? क्योंकि वो मेटल किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो ना उसने ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ना उसने सल्फर से रिएक्ट किया, तो ऑक्साइड से सल्फाइड उसने नहीं बनाए, तो यहाँ पर हमें उसको निकालना बहुत ही आसान हो गया। ओके, तो जो लो रिएक्टिविटी मेटल हैं वो या तो अकेले पड़े होंगे या ऑक्साइड्स, अपने ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में होंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा, लो रिएक्टिविटी मेटल है तो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा या सल्फाइड की फॉर्म में होगा, अगर नहीं है तो उसमें से सिर्फ मेटल निकल गया, उसमें से उसको प्योर करना है सिर्फ। अगर सल्फाइड से ऑक्साइड की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, तो अगर वो गोल्ड है, गोल्ड तो दिख जाएगा हमें, अगर वो दूसरे मेटल हैं जो लो रिएक्टिविटी हैं तो वो सल्फाइड या ऑक्साइड्स की फॉर्म में है, तो उसमें से हम उनको सिर्फ क्या करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादातर जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं उनके सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स में से मेटल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, तो उनका जो सल्फाइड या ऑक्साइड जो है, मान लीजिए मरकरी है HgS, मरकरी का जो ओर होता है, मरकरी मेटल निकालने का जो ओर होता है उसको हम बोलते हैं सिनेबार। क्या बोलते हैं? सिनेबार। मरकरी के ओर को हम क्या बोलते हैं? सिनेबार। सिनेबार में यानी कि मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में होता है, वो सल्फर से जुड़ा हुआ होता है। अब मेटल जो है, मरकरी जो है वो बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है सबसे। अब यहाँ पर सल्फाइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें से मरकरी, हम सिर्फ इसको हीट करेंगे। इसको जब हम हीट करेंगे, मरकरी को जब हम हीट करेंगे, सॉरी मरकरी को जब हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन तो हवा में प्रेजेंट है ही ना, जब मरकरी को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर मरकरी का ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फाइड से ऑक्साइड, सल्फाइड से ऑक्साइड HgO, मरकरी ऑक्साइड बन गया। मरकरी का ऑक्साइड बना और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, सल्फर अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया। यहां पर मरकरिक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो मरकरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब इसको हीट कर ही रहे हैं, इस रिएक्शन के दौरान ही ये मरकरिक ऑक्साइड जो है इसको भी हीट हो जाएगा। ये भी जब हीट हो ही रहा है तो एक ही कंटेनर के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। हमने इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बन गया, ये भी हीट हो गया, तो हीट होने से ऑक्सीजन भी इसमें से अलग हो गई, सिर्फ मरकरी रह गया, सिर्फ मरकरी रह गया, ऑक्सीजन गैस भी इसमें से अलग हो गई। तो ये मेटल हमें मरकरी यहाँ पर मिल गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन मरकरी 2Hg है तो 2Hg हो जाएगा, ठीक। दो ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 4 ऑक्सीजन हो गए। 2 सल्फर है तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 लगाना पड़ेगा, बट 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, इसको 3 कर दो, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन, सल्फाइड और इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्साइड और में बदल गया, ऑक्साइड और फिर हीट हुआ तो ऑक्सीजन अलग हो गया, मेटल मिल गया। अब मेटल मिलने के बाद हमने उसके ऑक्साइड में से मेटल को अलग तो कर लिया, अब उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। वो
प्यूरिफाई करने के लिए अलग मेथड है हमारे पास, वो हम बाद में देखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, ओर को सबसे पहले एनरिच किया। 3 मेथड थे हमने पढ़े। एनरिच करने के बाद हमने देखा कि वो लो रिएक्टिविटी है, लो रिएक्टिविटी में वो सल्फाइड फॉर्म में है, अपनी सल्फाइड फॉर्म में है, तो हमने उसको हीट कर दिया, क्योंकि वो लो रिएक्टिविटी है तो हीट करने से ही उसमें से सल्फर अलग हो जाएगा। सल्फाइड और को हीट किया तो वो ऑक्साइड में बन गया, ऑक्साइड और भी हीट हो गया तो हीट करने से मेटल अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पर मेटल मिल गया। अब मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उसको प्योर कर लेंगे हम दूसरा मेथड लगा के, राइट। ये हो गया लो रिएक्टिविटी मेटल का। अब लो रिएक्ट जब वो उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल में। मिडिल रिएक्टिविटी वाला मेटल जो है वो भी हमें क्या होगा, या तो वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा, ज्यादातर केस में वो सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, या ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, या कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है। 3 तरह के फॉर्म से मिलेगा, क्योंकि वो रिएक्टिव है तो वो ज्यादातर हवा में मौजूद सल्फर से या फिर ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट और बना लेगा, सल्फर से रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड बना लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बना लेगा। अब हमें देखना ये कि वो किस फॉर्म में है, उसको देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम कैसे उसमें से मेटल को निकालें, ठीक। तो अब आपको यहां पर ये याद रखना है कि जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हैं, जिन जैसे अभी तो हमने ये देखा कि लो रिएक्टिविटी का मेटल था, इसको खाली हीट कर दिया हमने तो सल्फाइड और ऑक्साइड में चेंज हो गया, ऑक्साइड और से ऑक्सीजन निकल गया। और अब देखो ऑक्साइड और से ऑक्सीजन निकल गया क्योंकि वो कम रिएक्टिविटी था। अब हम जो मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हैं वो हमें सल्फाइड में, ऑक्साइड में और कार्बोनेट और की फॉर्म में मिलेंगे। तो हमें करना क्या है, जब हमें कार्बोनेट और की फॉर्म में हो, कार्बोनेट और ZnCO3 कार्बोनेट और है, ZnCO3 कार्बोनेट और को हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें से मेटल अलग हो जाए। तो देखो यह ध्यान रखना है कि कार्बोनेट और को पहले हम ऑक्साइड और में चेंज करेंगे। जैसे वहां हमने देखा था ना, सल्फाइड मरकरी सिनेबार को हमने हीट किया तो सल्फाइड से ऑक्साइड में चेंज हो गया, तो वैसे ही कार्बोनेट और को हम पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे। कार्बोनेट और को ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, और को हीट करते हैं, और को हीट करते हैं। कैल्सिनेशन में और को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या करते हैं, ऑक्सीजन की वो मतलब कहना मतलब यहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन देते हैं उसको, कार्बोनेट और को बहुत कम ऑक्सीजन देते हैं या ऑक्सीजन देते ही नहीं है, उसको हम हीट करते हैं। तो उस हीटिंग के प्रोसेस को कि विदाउट ऑक्सीजन या फिर थोड़ी ऑक्सीजन देकर हम जब उसको हीट करते हैं और को, कार्बोनेट और को, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना या फिर थोड़ी ऑक्सीजन देकर हम उसको हीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो याद रखिएगा कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग द ओर इन लिमिटेड सप्लाई और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे क्या होता है, कार्बोनेट और जो है वो ऑक्साइड और में चेंज हो जाता है। कैसे, जैसे यही है हमारा जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हम हीट करते हैं, या तो ऑक्सीजन नहीं देंगे बिल्कुल भी या थोड़ी सी बहुत ऑक्सीजन मिलेगी, सिर्फ हम इसको हीट करेंगे तो ये जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस, कैल्सिनेशन में और को हीट किया जाता है इन द लिमिटेड सप्लाई और नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ये बन गया जिंक ऑक्साइड, इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करना है। अब क्योंकि ये लो रिएक्टिविटी मेटल नहीं है जो आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ये मीडियम रिएक्टिविटी मेटल है, इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करना है। और ऑक्सीजन को अलग करने को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं हम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, रिडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
तो ऑक्साइड और जब ये ऑक्साइड और हमें मिल गया, इसमें से ऑक्सीजन को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहां पर हम कार्बन के साथ इसको हीट करेंगे तो यहां पर जिंक मेटल अलग हो जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। हमने क्योंकि ऑक्सीजन को अलग किया, इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर दिया, राइट। अब यहीं पर हमने कार्बोनेट ओर को क्या किया? पहले ऑक्सीजन ऑक्साइड ओर में चेंज किया, फिर ऑक्साइड ओर को हीट करके मेटल मिल गया हमें। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस कैल्सिनेशन, फिर ऑक्साइड ओर से मेटल निकालने का प्रोसेस रिडक्शन। जो हमने पीछे किया था मरकरिक सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज किया था और फिर ऑक्साइड से मेटल मिल गया था, वहां पर भी मरकरी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग किया था, बट वहां पर सिर्फ हीट करने से ही ऑक्सीजन अलग हो गया, हमें कोई और एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वहां हमने रिडक्शन नहीं कहा उसको, क्योंकि हमने हीट किया और ऑक्सीजन उड़ गई सिर्फ ऐसे ही। यहाँ पर क्या है, हमें कार्बन का इस्तेमाल किया, कार्बन ने इसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया क्योंकि जिंक ऑक्साइड से, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर जिंक का रिडक्शन हो गया। तो कैल्सिनेशन एंड देन रिडक्शन, ये तो हो गया कार्बोनेट ओर के लिए, राइट, कार्बोनेट ओर के लिए। नेक्स्ट है सल्फाइड ओर के लिए। अब ऑक्साइड ओर है तो ऑक्साइड का तो हमें पता है कि रिडक्शन करना है, कार्बन के साथ कर देंगे। अगर ऑक्साइड ओर है तो उसके बाद है, अगर सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर में भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करना पड़ेगा और ऑक्साइड से फिर उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं, वही जो हमने मेथड मरकरी के लिए लगाया था कि मरकरी को हमने क्या किया, पहले सल्फाइड ओर था उसको ऑक्साइड में चेंज कर लिया, ऑक्साइड में से मेटल को निकाला रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पर भी वही है कि कार्बोनेट और को सल्फाइड और को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। यहाँ पर हमें हीट करना पड़ता है क्योंकि इनकी एफिनिटी, ये जो मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल है, इनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, इतने आसानी से ऑक्सीजन से सल्फाइड से अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें क्या किया, सल्फाइड और जो होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी मेटल के सल्फाइड ओर्स को हमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन सप्लाई करते हुए हीट किया, ऑक्सीजन ज्यादा दिया इनको। जब ऑक्सीजन ज्यादा दिया हमने, तो सल्फाइड ओर जो हैं वो ऑक्साइड ओर में चेंज हो गए, सल्फाइड ओर्स ऑक्साइड ओर्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि जिंक, मान लो अगर जिंक सल्फाइड है, इसको हमने ऑक्सीजन देकर हीट किया तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा प्लस SO, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया। अब जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें से मेटल कैसे निकालना है? रिडक्शन कर देंगे कार्बन के साथ, राइट। तो सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड ओर में चेंज किया। अब ये जो प्रोसेस है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करने वाला, हीटिंग किया हमने, क्या किया? हीट किया ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं इसको हम? रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। हीटिंग द ओर, हीटिंग द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑब्टेन द मेटल ऑक्साइड्स इज नोन एज रोस्टिंग। और फिर जब हमने मेटल ऑक्साइड मिल गया तो मेटल ऑक्साइड को हमने फर्दर रिडक्शन किया, कार्बन के साथ उसको हीट किया, तो रिडक्शन होने से मेटल हमें मिल गया। तो रिडक्शन यहां पर करना पड़ा, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में, सल्फाइड ओर को चेंज करने के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर को चेंज करने के लिए कैल्सिनेशन, और जब ऑक्साइड में चेंज हो गया तो ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए रिडक्शन।
याद रहेगा। नेक्स्ट उसको देते हैं हम लो रिएक्टिविटी के बाद हाई रिएक्टिविटी मेटल में। हाई रिएक्टिविटी मेटल क्या होता है? अब हाई रिएक्टिव है तो नेचुरल सी बात है, वो तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा सल्फाइड भी बना के रखेगा, ऑक्साइड भी बना के रखेगा, कार्बोनेट भी बना के रखेगा। अब उसमें से इतनी जल्दी ऐसा नहीं होता कि कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से हम उसमें से सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करें और ऑक्साइड ऑक्साइड का रिडक्शन कर दें, नहीं हो सकता इतनी आसानी से। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जब हम उसका कंसंट्रेशन करके और मिल जाता है हमें, जो कि ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में है या क्लोराइड की फॉर्म में है, तो हम उसमें से इतनी जल्दी क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते। वो ज्यादातर क्या होता है, वो इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, ऑक्साइड या सल्फाइड जो भी उसके साथ है उसको इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक अलग मेथड लगाना पड़ता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से अलग, रिडक्शन से भी अलग। हमें उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी पड़ती है। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फॉर हाई रिएक्टिव मेटल। क्योंकि वो इतनी आसानी से अपने कंपाउंड से अलग नहीं होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, वो जो मेटल है उसका मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, उसको पिघली हुई फॉर्म में, और उसमें से करंट गुजारते हैं। उसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। मोल्टन ओर है, मोल्टन ओर के अंदर क्या करते हैं हम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव को हम बोल देते हैं कैथोड और पॉजिटिव को हम बोल देते हैं एनोड। और यहां पर जो है वो ये मोल्टन ओर है, और जो पिघला हुआ है, मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मोल्टन ओर है। होगा क्या, क्योंकि मेटल है तो मेटल यहाँ पर MgCl है, आयनिक कंपाउंड है, मोल्टन के फॉर्म, जब मोल्टन फॉर्म में होगा तो इसके अंदर मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन्स होंगे, है ना। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम, तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस सॉल्यूशन में मौजूद जो मैग्नीशियम आयन्स हैं वो यहां जाकर कैथोड के ऊपर चिपक जाएंगे, है ना। यहां जाकर कैथोड के ऊपर चिपक जाएंगे और क्लोरीन जो है यहाँ आ जाएगा और गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। और अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो वो सॉल्यूशन में ही रह जाएंगी, वो तो कहीं जाएंगी नहीं इसके ऊपर। मैग्नीशियम हमें यहां से इस कैथोड में से मिल जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब क्योंकि ये मैग्नीशियम यहाँ पर आयन की फॉर्म में है, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन, यहाँ पे कैथोड है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिव चार्ज है ये, तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसमें से और यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल की फॉर्म में हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल बन जाएगा, यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम मेटल, राइट। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फॉर किसके लिए, हाई रिएक्टिव मेटल के लिए। क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल इतनी आसानी से अपने कंपाउंड में से अलग नहीं होते, वो रिएक्शन ज्यादा करते हैं, इसलिए वो उससे टाइटली बाउंड होते हैं अपने कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट के साथ। तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मेथड वहां पर लगाना पड़ता है। तो हमने देखा सल्फाइड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है रिडक्शन, कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है सॉरी ऑक्साइड में चेंज करते हैं और फिर हम उससे मेटल निकाल लेते हैं। लेकिन हाई रिएक्टिव के अंदर हम नहीं कर सकते वैसा, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव में ज्यादा एफिनिटी है उनकी अपने दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मेथड लगाते हैं यहाँ पे हम। अब हमने सॉरी एक यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज एक और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले आर्टिकल पे जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब हम रिडक्शन करते हैं ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करते हैं, हमने कैसे रिडक्शन किया, हमने ये देखा, मैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो हुआ क्या कि जिंक अलग हो गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो गई। अब अगर कार्बन इसमें से ऑक्सीजन को अलग ना कर पाए तो हम दूसरा मेथड लगाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था ना, कि एक
ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है। तो यहां पर हम जिंक की जगह क्या करें, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं, राइट। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल मान लो अगर आयरन है, सॉरी Fe, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा और जिंक अलग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं रिडक्शन करने के लिए, मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर एक रिएक्शन होती है थर्माइट रिएक्शन। क्या होती है, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, यही रिएक्शन होती है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और इस दौरान बहुत सारी हीट निकलती है, और क्योंकि बहुत सारी हीट निकलती है इसलिए इसको थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। वो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आयरन का और होता है आयरन का Fe2O3 प्लस उसको हम रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम, पाउडर्ड एल्युमिनियम से। आयरन ऑक्साइड है, आयरन का और है ऑक्साइड फॉर्म में, इसमें से हमें ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हम पाउडर्ड एल्युमिनियम के साथ इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। अब इससे होगा क्या, एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पर बन जाएगा आयरन, जो कि हमें मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड प्लस Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम जुड़ गया यहां पर, प्लस बहुत सारी हीट निकलेगी। क्या होगा, बहुत सारी हीट निकलेगी। अब ये जो हीट निकली बहुत सारी, इस कारण से ये मेटल जो है वो मेल्ट हो जाता है, हमें मेल्टेड फॉर्म में मिलता है। इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं, जो मेटल्स कहीं से, जो हमारे मेटल की चीजें होती हैं, मशीनें होती हैं, और वो कहीं से ब्रेक है, तो हम इन दोनों को मिलाकर वहां पर डालते हैं और उसको हीट करते हैं। थोड़ी हीट देने से रिएक्शन शुरू हो जाती है, और रिएक्शन के कारण बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और वो मेटल जो बनता है वहां पर वो खुद ही मेल्ट हो जाता है, और वो क्रैक्स, जो मेटल के अंदर क्रैक्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। हमें कई बार आपने देखा भी होगा, पटरियों पर जो रेल की पटरियां होती हैं वहां पर कुछ क्रैक्स आते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं जिसको हम। आयरन और प्लस एल्युमिनियम को हीट करते हैं, तो एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर देता है आयरन को और खुद जुड़ जाता है, आयरन अलग हो जाता है, बहुत सारी हीट निकलती है, तो इसलिए आयरन मेल्टेड फॉर्म में मिलता है। इसको हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। याद रखना है आपको कि थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। अब मेटल मिला वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी हैं, उस मेटल को हमें प्योर करना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप जो मेटलर्जी में होता है वो होता है मेटल का प्योरिफिकेशन। क्या होता है, प्योरिफिकेशन, मेटल का प्योरिफिकेशन। मेटल का प्योरिफिकेशन करने के लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि किस मेटल को हम प्योरीफाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम मेथड लगाएंगे। उसमें क्या इम्प्योरिटीज हैं उसके हिसाब से हम मेथड लगाएंगे कि किस मेथड से हम उस मेटल का प्योरिफिकेशन करेंगे। तो मेनली 3 हमारे पास मेथड्स हैं प्योरिफिकेशन के। सबसे पहले हमारे पास है डिस्टिलेशन, राइट। दूसरा हमारे पास है लिक्वेशन, तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, राइट। 3 मेथड है हमारे पास मेन। अब देखते हैं किस मेथड में हम कैसे करते हैं प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम उन मेटल्स का डिस्टिलेशन कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं, बॉयल होने के बाद वेपर फॉर्म में आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा मेटल जो रिडक्शन के बाद हमें मिला है उसको हीट करते हैं कि वो पूरा बॉयल होकर वेपराइज फॉर्म में आ जाए। अब वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको ठंडा करेंगे। ठंडा जब होगा, धीरे धीरे बहुत स्लो ठंडा करते हैं, उससे क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर जो उसमें इंप्योरिटीज होती हैं वो सोलिडिफाई हो जाती हैं, राइट। तो जब मेटल की बारी आती है सोलिडिफाई होने की, कि मेटल इस टेम्परेचर पर सॉलिड होने वाला है, तो उस समय
जो सॉलिड होकर नीचे डिस्टिल होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी अलग अलग अगर हमें चाहिए कुछ उसमें बाकी जो बचा हुआ है तो वो कलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो वो सॉलिड होकर उसको वेस्ट हो जाता है, उसके इम्प्योरिटीज की हमें जरूरत नहीं है। उसके अंदर अगर दूसरा मेटल कोई है तो वो मिल जाता है, नहीं मिलता उस मेटल तो हमें उस इम्प्योरिटीज की जरूरत नहीं है, हमें वो पर्टिकुलर जब वो ठंडा होगा वेपराइज फॉर्म से डिस्टिल होगा तो वो हमें मेटल मिल जाएगा। तो डिस्टिलेशन डिपेंड फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट। जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उन मेटल्स के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है लिक्वेशन। लिक्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या इंप्योरिटीज है और उनका क्या बॉइलिंग क्या मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक स्लोपी सरफेस बनाया ऐसे, और उसमें ऐसे ऐसे थोड़े से वेजेस बना दिए, राइट। यहाँ पे हम वो मेटल जो हमें मिला उसको हम रखते हैं और उसको हीट करते हैं नीचे से। क्या करते हैं? नीचे से हीट करते हैं। जब हम उसको हीट करते हैं हम उसको उस टेम्परेचर तक ही हीट करते हैं जिस टेम्परेचर पर वो मेटल जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो पिघल जाएगा। उसे थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं। उसे थोड़ा सा बढ़ाने से क्या होगा, इस ओर में से ये जो मेटल हमें मिला, और नहीं, ये मेटल जो मिला है ये मेटल पिघलने लगेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर का उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हमें पता है। उस टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे उसको हम, तो ये मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ बहना शुरू होगा। जब नीचे की तरफ मेल्ट होके ये बहेगा तो इम्प्योरिटीज जो हैं वो मेल्ट नहीं होंगी, वो यहाँ रुक जाएंगी और ये आगे की तरफ मेल्ट होता चला जाएगा मेटल हमारा जो हमें चाहिए, और वो हमारा यहाँ पे प्योर मेटल कलेक्ट हो जाएगा, राइट। ये इम्प्योरिटीज यहाँ रुक जाएंगी और हमारे पास प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया लिक्वेशन, जिसमें हम लिक्विफाई करते हैं मेटल को और उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। लास्ट मेथड हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं? देखो, जैसे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कैसे, हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, राइट। और जो हमारा एक इम्प्योर मेटल हमें जो मिला है जिसको हमें प्योरीफाई करना है, उस मेटल को हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड उस मेटल का बनाते हैं और एक इलेक्ट्रोड प्योर मेटल का बनाते हैं। प्योर मेटल और ये इम्प्योर मेटल, राइट। और इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। सॉरी, उल्टा बैटरी लगा दिया मैंने। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये हो जाएगा एनोड। और जिस मेटल को हमें प्योर करना है, जिस मेटल का इम्प्योर मेटल हमने यहाँ लिया है, ये हमने इम्प्योर मेटल लिया है, उसी मेटल का मेटल साल्ट होता है इसमें। मेटल सॉल्ट। उसी मेटल का मेटल सॉल्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब होता कैसे है काम, मान लो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम मेटल को ले रहे हैं, सोडियम मेटल को लें, या फिर हम लेते हैं क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं, ये कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, और ये प्योर मेटल की कॉपर की प्लेट है। यहां पे हमने लिया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया हमने। इसके अंदर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस होंगे, कॉपर आयंस इसके अंदर घूम रहे हैं। तो होगा क्या, जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव कॉपर आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये कॉपर आयंस यहां आएंगे
यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और इसके ऊपर जम जाएंगे कॉपर मेटल की फॉर्म में, राइट। अब जितने कॉपर आयन इसके ऊपर आकर जमेंगे, इस इम्प्योर मेटल, कॉपर की इम्प्योर मेटल की जो रोड है उसमें से कॉपर आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, उतने ही कॉपर आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, राइट। तो इसमें से प्योर कॉपर की मेटल की परत इस पे जमती रहेगी, इसमें से कॉपर के आयंस इसमें से निकल निकल के सॉल्यूशन में आते रहेंगे, और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो यहां पर नीचे आ जाएंगी, क्योंकि वो तो इधर जाएंगी नहीं, वो यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी सारी। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जिस मेटल को हमें प्योर करना है उसको हम बनाते हैं एनोड, उसी का एक प्योर मेटल का रोड लेते हैं उसको बनाते हैं कैथोड, और उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे अगर कॉपर को प्योर कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिससे कि इसमें कॉपर आयंस होंगे, कॉपर आयंस इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जितने आयंस इस पे इकट्ठे होंगे, जितना मेटल इस पे इकट्ठा होगा, इस इम्प्योर मेटल की रोड में से उतना ही मेटल इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और बाकी इम्प्योरिटीज यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। इसको बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं उनको बोलते हैं एनोड मड, उसको बोलते हैं एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज यहाँ इकट्ठी हो गई और यहाँ हमें प्योर मेटल मिल गया। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम रिफाइन करते हैं मेटल को। तो ये रिफाइनिंग के प्रोसेस थे 3 हमारे पास। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन हमें पता है, हमने पढ़ाई है पहले भी। कोरोजन के लिए हमें क्या होता है, मेटल को जब मॉइस्चर मिलता है और हवा मिलती है, हवा की ऑक्सीजन, तो उससे वो जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और या फिर दूसरा कोई कंपाउंड बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब वो अलग अलग कंपाउंड्स बना लेता है मेटल सरफेस पर, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कोरोजन के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें, किसी भी मेटल को कोरोड होने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। क्या? एयर और मॉइस्चर। क्या है? एयर एंड मॉइस्चर। तो किसी भी मेटल को कोरोड होने के लिए 2 चीजें मेन है। क्या? एयर एंड मॉइस्चर। एयर जरूरी है, एयर नहीं मिलेगी तो वो कोरोड नहीं होगा। मॉइस्चर जरूरी है, मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो भी वो कोरोड नहीं होगा। तो हमें ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि कौन कौन सा मेटल, हम कुछ मेटल स्टडी करेंगे जो कोरोड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है आयरन। आयरन कोरोड होता है। आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की फ्लेक्स आ जाते हैं, ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, राइट। सिल्वर के ऊपर कोरोजन होता है। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का सिल्वर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, वो कोरोजन हो जाता है। उसके बाद कॉपर, कॉपर के ऊपर कोरोजन लगता है, कॉपर के ऊपर कोरोजन हो जाता है, और वो ग्रीन कलर का कार्बोनेट का उसका लेयर बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है उसके ऊपर ग्रीन कलर का, तो वो कोरोजन होता है। तो 3 मेटल्स के अंदर हमने देखा। अब ये जो कोरोजन हो रहा है इससे क्या होता है, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, कोरोजन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि मेटल की हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। मेटल्स के हमारे पास हमारे व्हीकल्स होते हैं, हमारे ब्रिजेस होते हैं, हम जब घर बनाते हैं उसमें मेटल की रोड्स लगाते हैं। अब अगर ये मेटल हवा के संपर्क में या मॉइस्चर से कांटेक्ट में आएगा तो वो खराब होगा, तो इन चीजों का नुकसान होगा, ब्रिज कमजोर हो जाएंगे, घर कमजोर हो जाएगा, व्हीकल हमारा कमजोर होगा। तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करें? अब नई चीज आ गई, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करना है। ये तो हो गया कोरोजन, क्या जरूरत है, किस किस तरह से कोरोजन हम देख सकते हैं, देखा है हमने। अब उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करना है? कोरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे पहला मेथड है कि हम उसके ऊपर पेंट कर दें, मेटल के ऊपर पेंट कर दें। जो मेटल है हमारे पास
इसको पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग करने से क्या होगा कि मेटल जो है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर पेंट की हो जाएगी, राइट। पेंट की लेयर हो जाएगी, तो बाहर का जो मॉइस्चर है या जो एयर है वो इस मेटल की सरफेस की कांटेक्ट में नहीं आएगी, मेटल की सरफेस की कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो वो कोरोड नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। वैसे ही ऑयलिंग के थ्रू हम सरफेस को, मॉइस्चर को एयर के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। ऑयल की परत लगा देंगे उसके ऊपर ग्रीस की परत लगा देंगे, ग्रीस की परत लगाने से भी मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, राइट। तो ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, और उसको आते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में जैसे हमने यहाँ पर ऑयल की परत लगाई थी, हम मेटल के ऊपर निकल मेटल की एक परत लगा देते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं? निकल मेटल की एक परत लगा देते हैं। नीचे मान लो आयरन है, आयरन या स्टेनलेस स्टील पर करते हैं हम, इसके ऊपर हम निकल मेटल की एक परत लगा देते हैं। निकल मेटल की परत लगाने को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन के थ्रू हम कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। उसका अगला मेथड है हमारे पास एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है? एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस की तरह ही होता है। देखो एनोडाइजिंग बता देते हैं आपको हम, एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग हमारा पीछे भी एक टॉपिक, इसी चैप्टर में एक टॉपिक, थोड़ा सा मेन टॉपिक है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है, ये ज्यादातर कॉपर के लिए, सॉरी सिल्वर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, जो सिल्वर होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, हमें पता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है। हम उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस ऑक्साइड लेयर को और भी ज्यादा कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ऑक्साइड की लेयर से उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, और उस परत के कारण बाहर का मॉइस्चर और ऑक्सीजन मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, राइट। जब मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फर्दर वो ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो हम उसी चीज का फायदा उठा लेते हैं कि मेटल को कोरोड होने से बचाया जा सके। उसके लिए हम वही करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक सोल्यूशन लेते हैं, HCl का लिक्विड सोल्यूशन लेते हैं, एक सिल्वर की रोड लेते हैं, इसको बनाते हैं हम कैथोड, सॉरी इसको बनाते हैं हम एनोड, और इसको बनाते हैं हम कैथोड। तो कैथोड को क्या होता है, सॉरी कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। यहां पर HCl का एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन का, HCl का एक्वस सोल्यूशन है, पानी है यहाँ पर और HCl है। यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी तो इसमें होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर जाएगी, ऑक्सीजन आयंस, क्योंकि वो नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन गैस बनेगी। जब ऑक्सीजन गैस बनेगी तो सिल्वर के कांटेक्ट में आकर वहां पर सिल्वर ऑक्साइड की एक लेयर बना देगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, मोटी लेयर, तो उससे क्या होगा, फर्दर ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट में नहीं आएगी, ना मॉइस्चर आएगा, तो वहां पे प्रिवेंशन हो जाएगा कोरोजन का, कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं होगा। तो एनोडाइजिंग भी एक मेथड है जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, राइट। उसके बाद एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है एलॉय मेकिंग। एलॉय मेकिंग में क्या होता है, एलॉय, एलॉय तो सुना ही होगा सबने। एलॉय, एलॉय मेकिंग में क्या होता है, एक मेटल और दूसरा मेटल वो आपस में मिला देते हैं। हम एक को मेल्ट करते हैं, एक मेटल को, दूसरे मेटल को उसके अंदर मेल्ट करके मिला देते हैं और फिर उसे ठंडा कर देते हैं। तो उससे जो नया मेटल बनता है, उसको, वो नया मेटल नहीं बनता, एक मिक्सचर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय। उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, मेन मेटल जिससे वो मिलकर बना है,
मेन मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल जिससे वो मिलके बना है उससे अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और उसमें क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाता है, उसका इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें से पास हो रही है, कंडक्शन, वो थोड़ा कम हो जाता है। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। हमारे पास दो अलॉय होते हैं, ब्रास का और ब्रोंज का। ब्रास के अलॉय में भी कॉपर और जिंक का इस्तेमाल होता है, ब्रोंज के अलॉय में कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है। अब देखो, ब्रास और ब्रोंज दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत कम होता है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन कॉपर जिनसे वो दोनों ही मिलके बने हैं उसकी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज्यादा होती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो यानी जो एलॉय बना उसकी प्रॉपर्टी अलग है जिससे वो मिलकर बना है उससे। वैसे ही हमारा जो सोल्डरिंग करने वाली जो वायर होती है, जो पिघल जाती है जो टेम्परेचर से, वो बनती है लेड और टिन को मिला के, लेड और टिन का एलॉय होता है वो। अब वो भी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, उसको हम थोड़ा सा सोल्डर से गर्म करते हैं और वो पिघल जाता है ना। तो एलॉय बनने के कारण उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। वैसे ही एलॉय बनाते हुए अगर मेटल और नॉन मेटल दो हैं, अगर मेटल हम मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मरकरी का एलॉय बना रहे हैं, तो उस एलॉय को हम क्या बोलते हैं? एमलगम। क्या बोलते हैं? एमलगम। अगर एलॉय बनाने में एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो मरकरी है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर मरकरी है तो इस एलॉय को हम बोलते हैं, हमने एमलगम बनाया है, एमलगम। तो एलॉयज बनाने से भी हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में पुराने समय में लोगों ने इतनी अच्छी मेटलर्जी का ज्ञान अर्जित किया था, इतना ज्यादा नॉलेज थी उनको, कि उन्होंने ऐसा मेटल बना रखा है। आपने सुना होगा अशोक स्तंभ, अशोका पिलर के बारे में, जो दिल्ली में है। वो एक 8 फुट लंबा पिलर है, इतना मोटा लोहे का। उस पर पिछले 1600 सालों से जंग नहीं लगा। आज भी साइंटिस्ट समझ नहीं पाए कि वो पिलर बना कैसे है, किस तरह की मेटलर्जिकल प्रोसेस से वो बनाया गया कि उसमें पिछले 1600 सालों से जंग नहीं लग रहा है। 1600 सालों से वो वैसे का वैसा ही है जैसा उसे बनाया गया था। उस समय मेटलर्जी का इतनी ज्यादा नॉलेज थी हिंदुस्तान के लोगों को, पुराने लोगों को, कि उन्होंने ऐसा बनाया उस मेटल को कि उसमें जंग नहीं लग रहा है। राइट। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। तो इसका आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, हम इसको रिवीजन करेंगे शायद। क्वेश्चंस कोई भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म। थैंक यू।